वरासत की स्थिति तब पैदा होती है जब किसी खातेदार की अचानक से डेथ हो जाती है और उसके नाम पर जितनी भी जमीन जायदाद है, चाहे वो चल संपत्ति हो या फिर अचल संपत्ति हो, अगर उसके जीते जी अपने उत्तराधिकारी को ट्रांसफर नहीं किया गया है तो उसके उत्तराधिकारी द्वारा वो वरासत के लिए फॉर्म ऑनलाइन करना पड़ता है। सो आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि आप वरासत के लिए कैसे फॉर्म ऑनलाइन करेंगे बिना किसी त्रुटि के। सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने हैं तो यहाँ क्लिक करे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए आप एक मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। फिर मोबाइल नंबर पर OTP भेजेंगे। OTP को यहाँ पर आप फिल करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन के ऑप्शन पे आप क्लिक कर लीजिए। इसका इंटरफेस इस प्रकार से आएगा। जितना भी एप्लीकेशन आपने दर्ज किया होगा उसका पूरा विवरण आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर आवेदन की पृष्ठि वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब मुझे नया आवेदन करना है। अब यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से आप देखेंगे जैसे कि सबसे पहले राजस्व संहिता की धारा 33 के अंतर्गत उत्तराधिकारी वरासत हेतु आवेदन पत्र यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले आवेदक का विवरण आपको देना होगा, यानी कि जो आवेदन कर रहा है वो कौन है। यहाँ पर आप उसका नाम लिखेंगे। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर जितना भी डेटा फीड करेंगे वो सब हिंदी में आपको टाइप करना होगा। इसमें इंग्लिश में मान्य नहीं होता है। अगर आप इंग्लिश में टाइप कर देते हैं एक्सेप्ट भी कर लेगा, लेकिन जब वो लेखपाल कानून के पास पहुंच जाता है तो वो आपको बताएंगे कि दोबारा से ऑनलाइन करिए और इसको हिंदी में टाइप करिए, अगर आपने इंग्लिश में किया है तो। इसलिए आप जो भी यहाँ पर डेटा फीड करेंगे वो सारा का सारा हिंदी में आपको टाइप करना होगा। अब आवेदक को नाम लिख देंगे, उसके बाद पिता का नाम या पति का नाम जो भी होगा उसको यहाँ पर आप चूज करेंगे और अगले बॉक्स में लिख देंगे। पूछा जा रहा है कि जो आवेदक है क्या वो उत्तर प्रदेश के बाहर का है, अगर है तो ठीक, नहीं तो नहीं वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। और आवेदक का आधार नंबर भी यहाँ पर आपको फिल करना होगा, जो कि वैकल्पिक है, जरूरी नहीं है, लेकिन मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर जरूर दर्ज करना होगा। फिर आवेदक का मंडल आप चूज करेंगे, जैसे अपना मंडल आप चूज कर लीजिएगा जिस मंडल में आपका जिला आता होगा। जैसे कि प्रतापगढ़ है तो प्रयागराज मंडल में आता है, तो यहाँ पर देखिए लिस्ट आ जाएगी उस मंडल के सभी जिलों की। तो इनमें से आप अपना जिला चूज कर लेंगे। फिर अपनी तहसील आप चूज करेंगे और जो पता लिखेंगे वो भी आप हिंदी में इसमें आपको लिखना होगा। तो चलिए हम फटाफट से ये सारा काम कर लेते हैं। उसके बाद राइट साइड में कॉर्नर पर देखिए सुरक्षित करे का ऑप्शन है, वहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। अब आपको भाग 2 पे आ जाना है, जहाँ पर मृतक, मृतका, विवाहिता, पुनर्विवाहिता, खातेदार का विवरण आपको बताना होगा। जैसे कि जिस व्यक्ति की डेथ हुई है उनका विवरण आपको बताना होगा, चाहे यानी कि वो खातेदार पुरुष था कि महिला था। जैसे कि महिला है तो हम महिला पे हमने चूज किया। अब पूछा जा रहा है कि चयन करें, यानी क्या हुआ है, खातेदार की मृत्यु हुई है कि उनका विवाह हुआ है कि पुनर्विवाह हुआ है। मृत्यु हुई तो हमने मृत्यु चूज किया। अब खातेदार का नाम आपको बताना होगा जिसकी डेथ हुई है, ठीक है ना। अब पूछा जा रहा है क्या खातेदार की जो मृत्यु कोविड-19 से हुई है, अगर हुई है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं पर रहने दीजिए। अब आपको यहाँ पर चयन करना होगा, तिथि आपको बतानी होगी। खातेदार की मृत्यु तिथि यहाँ पर आप चूज करेंगे और सामने बॉक्स में कैलेंडर खुलेगा। उस कैलेंडर के आपके ज़रिए आप जो मृतक है उसकी कब डेथ हुई है वो डेट आपको यहाँ पर चूज करना होगा। एग्जैक्ट डेट आप फिल करें, कोई झूठ इसमें नहीं बोलना है आपको। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है जो मृतक है उसके पिता, माता, पति या संरक्षक का नाम डाल सकते हैं, जैसे कि उनके आधार कार्ड में या खतौनी में जैसा डेटा लिखा हो गया वहाँ पर आपको नाम लिखना होगा। ये हो गया। उसके बाद हम अगले ऑप्शन में चलते हैं। कह रहा कि जो मृतक है या विवाहिता, पुनर्विवाहिता है, उनके जो संपत्ति है उनका स्रोत क्या था। इसमें 2 ऑप्शन है आपके पास। एक उत्तराधिकार है। उत्तराधिकार का मतलब यह है कि जैसे जो पैतृक ज़मीनें होती हैं, इनके पिता का था, उसके पहले उनके पिता का था, अगर उन्हें खरीदा हुआ है तो उनको अर्जित की हुई पे आप क्लिक करेंगे, स्वयं अर्जित की हुई है। तो इनकी जो भी ज़मीनें हैं वो स्वयं अर्जित की हुई है, इन्होंने खुद खरीदा था, तो यहाँ पर हम स्वयं अर्जित करे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। जो मृतक है उनका भी विवरण आपको बताना होगा, जैसे उनका भी मंडल आप चूज करेंगे और मृतक का जो जनपद है वो आप चूज करेंगे, उनके तहसील चूज करेंगे, उनका परगना चूज करेंगे, किस गाँव के रहने वाले थे वो चूज करेंगे, पता आपको बताना होगा। और जो आधार नंबर है, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो ठीक है, नहीं तो वैकल्पिक है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का आधार कार्ड नहीं मिल पाता है तो उनको वैकल्पिक रखा गया है, ठीक है ना। लेकिन एक मोबाइल नंबर तो आपको देना ही होगा। आप अपना भी दे सकते हैं या घर का कोई भी गार्जियन हो उनका भी आप दे सकते हैं, या परिवार के किसी भी सदस्य का मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं। उसके बाद आपको सुरक्षित करे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब हम तीसरे चरण पे चलते हैं, जहाँ पर स्वामित्व की भूमि का विवरण आपको बताना होगा, यानी कि जो मृतक है उनके पास जितनी भी ज़मीनें हैं उनका विवरण आपको बताना होगा, जिन पे आप उत्तराधिकार का दावा करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको अपना मंडल, उनका जो मंडल चूज करना होगा जिस मंडल में उनके नाम पे ज़मीनें हैं, फिर जनपद, फिर आपको तहसील
और अपरगना, फिर जिस गांव में उनके नाम पर ज़मीनें हैं उस गांव का नाम आपको चूज करना होगा, ठीक है ना। वो किस गांव से इससे मतलब नहीं है, जिस गांव में ज़मीनें हैं वो आपको बताना होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है भूखंडों की संख्या, यानी कि इस गांव में कितने भूखंड हैं, जिसे बोलते हैं गाटा संख्या कितने हैं, वो सभी गाटा संख्या को बताना होगा। जैसे इनके नाम पे 6 गाटा संख्याएं हैं तो वो हमें यहाँ पर बताना होगा। अब कह रहा है कि भूखंड क्रमांक 1 का विवरण दीजिए, यानी गाटा संख्या पहले को बताइए कौन सा गाटा संख्या है। तो बस आपको यहाँ पर गाटा संख्या देना है। सामने खतौनी का खाता विवरण है, तो देखेंगे कि जिनके नाम पर ये खतौनी है उनका नाम आ जाएगा, बस आपको क्लिक करना है तो ये ऐड हो जाएगा। देख रहे हैं, ऐड हो गया। बस आपको यहाँ पर क्या करना है, गाटा संख्या दूसरा देना है। जिस गाटा संख्या में इनका हिस्सा था वो गाटा संख्या दूसरा देना है। बस आपको बगल कहीं क्लिक कर देना है, फिर से यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो फिर से इनका नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा और गाटा संख्या से ये देखिए रिफ्रेश हो गया, फिर से आ गया इनका नाम। नाम जरूर चेक कर लीजिएगा इनका नाम है कि नहीं है मृतक का, ठीक है ना। तो हमने क्लिक किया तो ये रिफ्रेश होकर क्या करेगा, ऑटोमेटिक फिर से ऐड हो जाएगा। ओके, कभी कभी टाइम ले लेता है इस प्रकार से। और अभी दो तो हमने ऐड कर दिए हैं। इसी प्रकार से जितना भी विवरण आपके पास है सभी का गाटा संख्या देते जाइए, ऐड करते हुए चले जाइए। देखिए इस गांव में जितना भी गाटा संख्या था वो सभी गाटा संख्या को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया इस प्रकार से। अब आपको क्या करना है, सुरक्षित कर देना है। अगर किसी अन्य गाँव में है तो उसका दूसरा तरीका है, अभी हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए वारिस की संख्या बताया जा रहा है कि भाई आप बताइए कि इस पूरी ज़मीन का कितने वारिस हैं, जो यानी कितने उत्तराधिकारी हैं। कहीं हो सकता है कि जो मृतक है उनके 2 बेटे हों, 3 बेटे हों, 4 बेटे हों, या जो बेटियां हैं उनका भी वरासत दर्ज कराना चाहते हैं, तो सबका विवरण। हालांकि इनके पास एक ही है, तो वारिस का नाम लिखा। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वारिस के पिता पति या जो भी होंगे, जैसे पिताजी हैं तो हमने यहाँ पर सामने पिताजी का नाम डाल दिया है इनके। फिर पूछा जा रहा है कि जो वारिस है उसकी उम्र कितनी है, तो आपको उम्र यहाँ पर लगभग चूज कर लेना है आधार कार्ड के अनुसार। फिर खातेदार से संबंध क्या है, जो मृतक खातेदार है उनसे क्या संबंध है इसका। यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि विधवा है, अविवाहित पुत्री है, पुत्र है, पुत्रादि क्रम में, पुंजातीय वंशज है, पिता माता पति, कोई भी हो सकता है। बहुत सारे यहाँ पर संबंध दिए गए हैं, किसी को ले सकते हैं। पुत्र है तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं। अब जो वारिस है उसका पूरा पता बताना होगा, जो कि हिंदी में आप टाइप करेंगे। फिर आपको यहाँ पर उसके जस्ट नीचे वारिस जोड़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वारिस का विवरण इस प्रकार से नीचे आ जाएगा। अब एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो सुरक्षित कर लीजिएगा। अगर कोई हटाना वटाना हो, गलती हो गई हो तो हटा भी सकते हैं। हालांकि सब कुछ ठीक है, हमने सुरक्षित कर दिया। यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली सेव, प्रार्थना पर सुरक्षित करने से पहले एक बार पुनः देख लें कि जो भी विवरण आपने दिया है क्या वो सब कुछ सही है। अगर सही है तो लास्ट में है सुरक्षित करे वाला ऑप्शन, आप इस पर क्लिक कर लीजिए। आप देखेंगे कि अभी आपने जो फॉर्म फिलअप किया हुआ है, एक उसका आवेदन संख्या भी कंप्यूटरीकृत जनरेट हो चुका है। इसका प्रिंट आपको लेना होगा, फिर अपने लेखपाल कानूनगो से मिलकर अब वरासत को क्या करना होगा, उसको सुधरवा कर सही करवा लेना है, ठीक है ना। अगर नई प्रविष्टि करनी है जैसे दूसरे गांव में है तो फिर उसका विवरण आपको देना होगा। बहुत सारे खातेदार होते हैं, आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको चले जाना है भाग नंबर 3 पर। वो विवरण जैसे आपने भरा था ना, सेम ऐसे भरते हुए चले जाइएगा। बस आपको भाग नंबर 3 में जब आना है यहाँ पर मंडल चूज करना है। बस यहाँ पर याद रखना है जिस गांव में ज़मीन है उस गांव को यहाँ पे चूज करना है। गाटा संख्या उस गांव का डालना है जितने गाटा संख्या होंगे, और गाटा संख्या को डालते हुए आपको यहीं पर सारा काम करना है। तो दूसरे वाले गाँव का विवरण आ जाएगा। एक ही गाँव में तो कोई बात नहीं है, इसको नहीं भरना है। तो बस ये सारा जब काम हो जाएगा तो बस आपको सुरक्षित करना है। लास्ट वाले में वारिस कैसे दर्ज करना है ये तो आप जान ही गए हैं। आराम से डेटा को आप फीड कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से हमने वारिस को भी यहाँ पर ऐड कर दिया है। फिर यहाँ पर लास्ट में फिर सुरक्षित करते हैं तो दूसरा एप्लीकेशन नंबर भी हमें यहाँ पर जनरेट हो चुका है। अब हमें करना क्या, ऊपर चले जाना है, हमें प्रिंट निकालना है। मुख्य पृष्ठ एक आपको दिखाई दे रहा है, बस आपको इसी पे क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे कि जितना भी एप्लीकेशन हमने दर्ज किया हुआ था सबका विवरण हमारे सामने आ चुका है, ठीक है ना। यहाँ देखिए विवरण, तो ये दोनों हमने यहाँ पर अभी अभी जस्ट फिल किया हुआ, इसी का प्रिंट निकालना है। इसी एप्लीकेशन नंबर पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा विवरण आ जाएगा। Ctrl+P बटन प्रेस करके आप डेटा को प्रिंट कर सकते हैं और अपने संबंधित अधिकारी यानी लेखपाल कानूनगो से जाकर मिल सकते हैं। तो आपका सारा काम बड़ी आसानी के साथ हो जाएगा।